नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोग के सामने। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके हमने लगभग 4 भागों में उसे प्रस्तुत किया था। और उस घटना के बाद आगे आज हम पढ़ेंगे सी आर फार्मूला। सी गोपालाचारी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के द्वारा एक फार्मूला रखा गया था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में किस प्रकार से संवैधानिक जो गतिरोध है वो कैसे समाप्त किया जाए। उसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए थे। उसी प्रावधान के बारे में आज हम लोग देखते हैं। तो इसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि इतिहास जो है, अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द पास्ट, यानी कि इतिहास जो है बीते हुए घटनाओं का एक सुव्यवस्थित अध्ययन है। और मैंने पहले भी कहा है कि इतिहास में होने वाली कोई भी घटना यूं ही नहीं होती है। हर एक घटना के पीछे कुछ न कुछ कहानी होती है, कुछ ताना बाना होता है। तो आइए हम सी.आर. फार्मूला को जानने से पहले हम ये जानने का प्रयास करें कि आखिर जो सी.आर. फार्मूला आया उसके पीछे क्या उद्देश्य था और इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं पृष्ठभूमि पे। सबसे पहले कृष्ण मिशन की विफलता। जैसा कि मैंने बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध में आरंभ होने के बाद लॉर्ड लेनिथ्गो के द्वारा किस प्रकार भारतीयों को रिझाने के लिए एक क्रिप्स प्रस्ताव भेजा जाता है, क्रिप्स मिशन भेजा जाता है, जो 1942 में था। परंतु उसके द्वारा जो प्रस्ताव लाए गए थे उन प्रस्तावों पे भारत के जो लोग थे या भारतीय जो पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो, उन लोगों के द्वारा इसे एक सिरे से खारिज कर दिया जाता है। जिसका परिणाम होता है कि जो क्रिप्स मिशन होता है वो असफल होता है। क्रिप्स मिशन के बारे में मैंने इसके अलग से वीडियो बनाया है जिसके बारे में विस्तार से चर्चा है। आप चाहें तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने सामने दे रखा है। तो क्रिप्स मिशन जो क्या होता है, असफल होता है क्योंकि उसको जो सुझाव दिए गए थे वो सभी युद्ध के उपरांत दिए गए सुझाव थे और उसमें भी डोमिनियन स्टेट की बात की गई थी। तो कहीं ना कहीं इससे जो लोग थे वो संतुष्ट नहीं थे। तो अब उसके बाद जो घटना हुई थी वो भारत छोड़ो आंदोलन, जिसके बारे में मैंने काफ़ी विस्तृत रूप से जानकारी दी है। भारत छोड़ो आंदोलन जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक आंदोलन था, इस आंदोलन के बारे में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की। और इस जो आंदोलन 1942 में आरंभ हुआ था, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, उस आंदोलन में करीब 10,000 से अधिक लोग मारे गए और 90,000 से अधिक लोग जो है गिरफ्तार हुए। और इस आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार अपनी क्रूरता के हद को भी पार कर देती है। तो उसके बारे में डिटेल्स मैंने बताया आपको, अभी आप उसे देख लेंगे। मैं उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बताता हूँ कि जैसे ही घोषणा की जाती है कि महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त को कि अब जो है हम लोग कल से यानी कि 9 अगस्त से हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करेंगे, उसी समय ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत महात्मा गांधी और कांग्रेस के सभी जो बड़े लीडर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद महात्मा गांधी को पुणे में जो आगा खां पैलेस था वहाँ पे उन्हें बंद किया जाता है। तो कहने का उद्देश्य है कि उसके बाद जब इसमें बहुत सारी घटनाएं होती हैं और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, उससे महात्मा गांधी काफ़ी आहत होते हैं, उन्हें आत्मग्लानि महसूस होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सारे लोग मारे गए हैं उसके पीछे वो खुद ही जिम्मेदार हैं। तो उस आत्मग्लानि या आत्म पश्चाताप के लिए वो 21 दिनों का उपवास रखते हैं। और वो उपवास 10 फरवरी 1944 ईस्वी को उनके द्वारा आरंभ किया था, परंतु उनकी तबीयत खराब होती है और फिर उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। तो एक दूसरी घटना ये थी कि महात्मा गांधी क्या हो गए थे, जेल से बाहर आ गए थे। तीसरी था कि मुस्लिम कांग्रेस और मुस्लिम लीग में गतिरोध। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसमें भी जो मोहम्मद अली जिन्ना या जो मुस्लिम लीग थी उनके जो पार्टियां थी या उनकी जो मांग थी पृथक निर्वाचन की, अब वो मांग धीरे धीरे पाकिस्तान में तब्दील हो गई थी। हम लोग पढ़ेंगे भारत विभाजन में कि किस तरह से सांप्रदायिकता अपने चरम पे आती है और फिर भारत का विभाजन होता है, उसमें हम डिटेल्स से जानेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग
जो था वो आरंभ से ही भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहा था। उनका ये मानना था कि अगर भारत स्वतंत्र भी हो जाएगा, उसमें जो मुसलमान हैं वो कभी भी सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। इस परिस्थिति में उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान या एक अलग देश की वो डिमांड कर रहे थे और वो उसी देश के बारे में सोच रहे थे। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग और इसमें जो है आपसी सहमति नहीं थी और उसका भारतीय राजनीति पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा था। जैसा था कि ये जो सारी चीज़ें हो रही थी उससे महात्मा गांधी के द्वारा एक संवैधानिक जो इन समस्याओं के समाधान के लिए उपाय किया गया। उनके द्वारा ये बताया गया कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग क्यों ना एक ऐसा फार्मूला निकालते हैं जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये जो तीनों हैं, इन तीनों के बीच जो संकट उत्पन्न हुआ है उस संकट को हम समाप्त करें। और उसके लिए उन्होंने क्या किया, सी गोपालाचारी जो दक्षिण भारत के या तमिलनाडु के कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई और उनके द्वारा एक योजना बनाई गई या एक फार्मूला दिया गया जिसे हम लोग कहते हैं CR फार्मूला या सी गोपालाचारी योजना। तो ये योजना जो है 10 जुलाई 1944 ईस्वी को पटल पे लाया गया और उसका उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये जो तीनों पार्टियां थीं, वो तीनों पार्टियों के बीच में मतलब ये जो पूरी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, मुस्लिम लीग था, कांग्रेस थे, इनके जो संवैधानिक संकट उत्पन्न हो रहे थे उसके उन्होंने सुझाव दिया था कि कैसे तालमेल आपस में बिठाया जाए और सरकार बनाई जाए। तो हम अब चलते हैं उस पर और देखते हैं कि क्या क्या प्रावधान गोपालाचारी के द्वारा उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था कि मुस्लिम लीग स्वतंत्रता की मांग में सहयोग करे। यानी कि जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ या फिर कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के द्वारा जो संघर्ष हो रहा था कि स्वतंत्रता के अलावा और हमें किसी और चीज़ को मंजूर नहीं है, उसमें वो मुस्लिम लीग से भी सपोर्ट मांग रहे थे। और उनका दूसरा मांग ये था या उनका सुझाव था कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, दूसरा कि अंतरिम सरकार में सहयोग कीजिए। जो अंतरिम सरकार बनाई जाएगी 1945 में चुनाव होने वाला था और उसमें कहा था कि जो सरकार जो फिर चुनाव होगा या बनाई जाएगी उस सरकार में वो सकारात्मक सहयोग उत्पन्न करे। तो ये सी गोपालाचारी के पहला प्रावधान था या उनके द्वारा पहला सुझाव था। दूसरा था कि युद्ध के बाद उत्तर पश्चिम के जो क्षेत्र थे जहाँ पे मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम से कहने का अर्थ ये सिंध प्रांत के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा पंजाब का जो एरिया था उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, और उसके अलावा पूर्वी बंगाल जो बंगाल था वहाँ पर भी मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा थी। तो इन सभी क्षेत्रों में क्या कहा था कि एक आयोग का गठन किया जाए और आयोग का गठन कर वहाँ पे जनमत संग्रह कराया जाए और जनमत संग्रह होगा, उसमें जो फैसला होगा उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग को क्या करना है। तो ये सुझाव सी गोपालाचारी के द्वारा दिया गया, यानी कि जनमत संग्रह पर उनके द्वारा क्या किया गया, फोकस किया गया या उनसे कहा गया। तीसरा था कि विभाजन की स्थिति, अगर सपोज कीजिए कि अगर जो जनमत संग्रह होता है और इसमें लोग तैयार हो जाते हैं नहीं हमें अलग राष्ट्र चाहिए, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे उस परिस्थिति में। तो उसके लिए उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कि अगर विभाजन के लिए लोग में सहमति होती है तो जो प्रमुख डिपार्टमेंट है, रक्षा, संचार, यातायात और जनसंख्या, ये जो सारी चीज़ें हैं इसके बारे में हम लोग समझौते के द्वारा मिलजुल कर बैठकर इस पर हम लोग काम करेंगे और हम लोग इसके बारे में विचार करेंगे। और चौथा उनका था कि ये जो सारे हम लोग प्रस्ताव रख रहे हैं वो कब हम लोग उस पर फॉलो करेंगे कि जब हम लोग को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाएगी। यानी कि पहली प्राथमिकता हम लोग को क्या होनी चाहिए, पहले होना चाहिए कि हम लोग को अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना है और हम लोग पहले स्वतंत्र हों, तब ये हम लोग का आंतरिक मामला है, इसको हम लोग सही ढंग से सुलझा सकते हैं। तो ये प्रस्ताव इनके पास थे। और उसके बाद महात्मा गांधी को ये कहा गया कि गांधी जी आप जो हैं जिन्ना को सहमत कीजिए। मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के सर्वेसर्वा थे, उनको ये कहा गया कि आप जो है इनको सहमत कीजिए इन सारे प्रस्तावों के लिए, और उसके बाद कांग्रेस और लीग के बीच में है एक समझौता हो और उस समझौते के अंतर्गत हम लोग आगे की रणनीति तैयार करें। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो CR फार्मूला था जो 10 जुलाई 1944 को किया गया था, उसमें मुख्यतः यही प्रावधान कि इसके क्या क्या प्रभाव पड़े, फार्मूला का क्या प्रभाव पड़ा, क्या जो जिन्ना या मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस पार्टी है दोनों ने इसको मानने के बारे में सोचा। तो ये पड़ा कि जो CR गोपालाचारी के द्वारा जो सुझाव दिया गया था वो कहीं ना कहीं वो द्विराष्ट्र सिद्धांत
जिसकी व्याख्या या जिसके बारे में सबसे पहले 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग के द्वारा लाया गया था, जिसके जो विचारक थे वो मोहम्मद इकबाल थे। हाँ, ये वही इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो लिखा था, वो एक मशहूर शायर थे। उनके द्वारा जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत लाया गया था, वो कहीं ना कहीं उस सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान कर रहा था। तो कांग्रेस के द्वारा ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भारी भूल थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जनमत संग्रह में मुसलमानों का मत। दूसरा इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो मुस्लिम लीग थी वो उनका कहना ये था कि नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि इसमें जनमत संग्रह होगा, लेकिन ये जनमत संग्रह के लिए मैं एग्री हूँ, परंतु वो जनमत संग्रह कब होगा कि उसमें जो सिर्फ मुस्लिम मतदाता हैं उनकी राय लेनी चाहिए। तो इस कारण इसका दूसरा प्रभाव ये पड़ा कि वो राय मांग रहे थे कि सिर्फ मुसलमान ही राय दें। इसके चलते लोग जो है इसको कहीं ना कहीं इसको अस्वीकार किए। तीसरा था एक सर देसाई लियाकत समझौता का प्रयास किया गया। जो एक कांग्रेस के थे नेता देसाई और दूसरे थे लियाकत जो मुस्लिम लीग के थे, उनके बीच समझौता का 1945 में फिर से एक बार प्रयास किया गया। और उसमें क्या था, कुछ मांगे रखी गई, जैसे केंद्रीय जो कार्यपालिका है उसमें मुस्लिम लीग और हिंदू जो कांग्रेस पार्टी है, उन दोनों के बीच में एक समाज की अल्पसंख्यक SC ST और सिखों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, इसके बारे में भी इस समझौते में प्रावधान रखा गया था। और तीसरा था कि 1935 का जो अधिनियम चल रहा था, उसी अधिनियम के अंतर्गत जो है आगे जो अंतरिम सरकार बनेगी वो कार्य करेगी। तो ये चीज़ों के लिए समझौता का प्रयास ये भी जो है असफल रहा। चौथा था कि अंतरिम सरकार जो गठन होगा, उस सरकार के गठन में जो 50% जो है वो मुस्लिम लीग और 50% जो है वो कांग्रेस, वो दोनों की भूमिका होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर जो CR दास थे, उनके द्वारा जो सी गोपालाचारी थे, उनके द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया था, उस प्रस्ताव में ये था कि जनसंख्या के घनत्व के आधार पर, जो जनसंख्या जिसके उसके आधार पर हम आपको प्रतिनिधित्व देंगे, परंतु यहाँ पे वो 50% मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं इस कारण से इसका ये प्रभाव पड़ा कि वो 50% की मांग कर रहे थे। दूसरा था कि जिन्ना जो थे उनकी राजनीतिक जो महत्व है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। एक तरह से देखा जाए कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा अत्यधिक रूप से जिन्ना को इतना हाईलाइट किया गया कि लगा कि मुस्लिमों के लिए जिन्ना ही सबसे बड़े नेता हैं, और वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए या आने वाले समय के लिए वो एक खतरनाक साबित होता है, और पाकिस्तान के मांग में या उसके निर्माण में कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण आगे चलकर हो जाता है। तो उसका एक प्रभाव ये भी पड़ा कि उसका महत्व बढ़ा उनका। और वो हिंदू महासभा में एक व्यक्ति थे सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर भी कहा जाता है, उनके द्वारा जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत का जो रखा गया था उसका उन्होंने भारी विरोध किया था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं और यह कह सकते हैं कि जो CR फार्मूला था, उस फार्मूले का कोई पॉजिटिव या सकारात्मक परिणाम देखने को हमें नहीं मिलता है, बल्कि उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो सत्ता की लोलुपता थी या मोहम्मद अली जिन्ना को अत्यधिक जो दिया गया महत्व, वो कहीं ना कहीं वो आने वाले राजनीति के लिए या भारतीय जनमानस के लिए यह एक नकारात्मक था। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि CR फार्मूला जो है वो असफल हुआ, और उसके बाद जो घटनाक्रम है वो आगे हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में जो 1946 में लाया गया, और उसके बाद संवैधानिक सुधारों की जो बात थी, अब वो सीधे पाकिस्तान के मांग पर जाकर रुकती है। तो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन, और उसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार से भारत का विभाजन होता है।